उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार को उल्लिखित किया गया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है। बल्कि यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर भी है। इसके अलावा यह परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य अल्लाद कृष्ण अय्यर ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति एवं अन्य शक्तियां। अब हम लोग मूल क्षेत्राधिकार का डिटेल देखते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच हो। दूसरा, या केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, या दो या अधिक राज्यों के बीच। उपरोक्त सभी विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल निवास क्षेत्र निहित है। विशेष का अभिप्राय है किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटारे में इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय की विशेष आधारभूत न्यायाधिकरण के संबंध में दो बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। पहला, विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो। इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न इसमें समाहित नहीं है। दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामलों को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया। इस तरह उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित समाहित नहीं है।
क्या नहीं समाहित है मूल क्षेत्राधिकार में? तो पहला, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक शक्ति, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ। कोई विवाद जो संधि, समझौता आदि के बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता। अब जो है न्यायादेश क्षेत्राधिकार, न्यायादेश, ये मूल क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। अब जो है न्यायादेश क्षेत्राधिकार, संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और नागरिकों को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ले जाया जा सकता है। हालांकि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। इस तरह का अधिकार उच्च न्यायालयों को भी पर्याप्त है। इसका मतलब है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इसलिए मूल अधिकारों के संबंध में विवादों की तुलना में मूल न्याय निर्णयन क्षेत्र में संघीय विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मूल न्याय निर्णयन क्षेत्र भिन्न है। पहले मामले में यह उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती तथा दूसरे में विशिष्ट है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्य नहीं। जबकि दूसरी तरफ उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्यायालय को निम्नलिखित 4 शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा, दीवानी मामलों में अपील। तीसरा, आपराधिक मामलों में अपील। और चौथा, विशेष अनुमति द्वारा अपील। संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय से प्रमाणित करें कि मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है,
व्याख्या निहित है। अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है। ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। मूलतः 20,000 रुपये तक की दीवानी मामले उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जा सकते थे, लेकिन इस धन संबंधी सीमा को 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा हटा दिया गया। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजा-ए मौत दे दी हो, किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो, उसे सजाए मौत दी हो, यह प्रमाणित करें कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है। पहले दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप आती है, परंतु यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलटकर आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीली न्याय क्षेत्र में विस्तार किया। उच्च न्यायालय के किसी मामले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई गई हो। स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सजा सुनाई गई हो। इस तरह उच्चतम न्यायालय का अपीली न्यायालय के सभी दीवानी एवं आपराधिक मामलों में विस्तारित है। जहां भारत के संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय से अपील ऊपर क्षेत्राधिकार था, परंतु जो उपरोक्त वर्णित उच्चतम न्यायालय के सिविल और आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आता हो। विशेष अनुमति द्वारा अपील। उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे, जो कि किसी भी फैसले से संबंधित मामले से जुड़ी हो। फैसला किसी न्यायालय या पंचायत से संबंधित हो। इस व्यवस्था में निम्नलिखित 4 बिंदु हैं। पहला, यह एक विवेकानुसार शक्ति है और इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम। यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम राजस्व आदि। इसे किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ
किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है। इस शक्ति के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय स्वयं एक अनोखी और अधिग्रहण शक्ति होने के नाते इसका प्रयोग सावधानी के साथ विशेष परिस्थिति में ही विरले रूप में ही करता है। इसके आगे यह स्वयं नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी नियम के तहत करें। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और वीडियो से लाभ उठाएं, कंपटीशन को कंप्लीट करें, अपना भविष्य उज्जवल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।